एक दफा सोचा कि उसको कहूं सिर्फ, बेटा वहां खड़े होना, ये जरा टी शर्ट कमर से ऊपर करना। आपको नजर आती उसकी बैंगन के रंग की नीलो नील कमर। जी, आप सादुर रहमान अल मारूफ डक्की भाई से मैं मिलने गया था, मैं पूछने गया था, लेकिन मैंने दफ्तर भी जाना था। आप उसकी बात कर रहे हैं कि उसको उस पर तशद्दुद हुआ है? तो सर और किसकी बात कर रहा हूं? दोस्तों, ये कहानी है पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर सादुर रहमान यानी डिकी भाई की, जिन्होंने अपनी जिंदगी के शायद सबसे भयानक और कर्बनाक 100 दिन जेल की सलाखों के पीछे गुजारे। लेकिन असल खबर उनके जेल जाने की नहीं, बल्कि इस चार दीवारी के अंदर उनके साथ होने वाले इस बहीमाना सुलूक की है, जिसने इंसानियत, कानून और इखलाकी इक़दार की धज्जियां उड़ा दी। ये दास्तान है ताकत के बेजा इस्तेमाल की, एक ऐसे सरकारी अफसर की जिसकी अना कानून से बड़ी हो गई थी, और फिर कुदरत के इस इंतकाम की जिसने शिकारी को ही शिकार बना दिया। जी हाँ, वाकया शुरू होता है 16 अगस्त की इस मनहूस रात से, जब लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से डिकी भाई को गिरफ्तार किया गया। सोशल मीडिया पर एक तूफान बरपा हो गया था। बज़ाहिर इल्जाम ये था कि उन्होंने जुए की कुछ ऐप्स यानी गैम्बलिंग ऐप्स की तशहीर की है। देखिए, कानून अपनी जगह मुकद्दम है और हर शहरी पर लागू होता है। अगर किसी ने कानून शिकनी की है तो उसे अदालत में पेश किया जाना चाहिए, उसे अपनी सफाई का मौका मिलना चाहिए, और अगर जुर्म साबित हो तो सजा भी मिलनी चाहिए। ये किसी भी मुहज़्ज़िब मुआशरे का बुनियादी उसूल है। लेकिन डिकी भाई के मामले में जो कुछ हुआ वो कोई कानूनी कार्रवाई कम और जाती दुश्मनी या इंतकाम ज्यादा लग रहा था। ये गिरफ्तारी कोई मामूली तफ्तीश नहीं थी, बल्कि एक ऐसे खौफनाक मंसूबे का हिस्सा थी जिसका मकसद सजा देना नहीं, बल्कि किसी की इज्जत नफ्स को मिट्टी में मिलाना, उसे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तोड़ना और अपनी ताकत का रोब जमाना था। डक्की भाई को शायद लगा था कि ये एक रूटीन की पूछगिछ होगी, लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि आगे आने वाले लम्हात उनकी जिंदगी के सबसे स्याह बाब बनने वाले हैं। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद और 100 दिन की पुरस्रार खामोशी तोड़ते हुए डक्की भाई ने अपनी वीडियो में और मारूफ तज्जियाकार डॉक्टर उमर आदिल ने जो इंकशाफात किए, उन्होंने हर सुनने वाले के रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने जिस अफसर का नाम लिया वो थे सरफराज चौधरी। ये नाम याद रखिएगा, क्योंकि ये किरदार इस पूरी कहानी में विलन का दर्जा रखता है। सरफराज चौधरी उस वक्त NCCIA के एडिशनल डायरेक्टर थे। ये वो इदारा है जो साइबर क्राइम्स की तहकीकात करता है। डॉक्टर उमर आदिल, जो खुद भी इसी जेल में रहे, उन्होंने बताया कि डक्की भाई की कमर तशद्दुद की वजह से नीले और बैंगनी रंग की हो चुकी थी। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसा लड़का जो इंटरनेट पर वीडियो बनाता है, लोगों को हंसाता है, जिसके लाखों करोड़ों चाहने वाले हैं, वो अचानक एक बंद कमरे में एक ऐसे अफसर के सामने खड़ा है जो उसे इंसान समझने से ही इनकारी है। डक्की ने बताया कि सरफराज चौधरी ने उनसे कोई कानूनी सवाल नहीं पूछा, कोई फाइल नहीं खोली, बल्कि आते ही उनके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। सरफराज चौधरी का रवैया एक तफ्तीशी अफसर का नहीं, बल्कि एक जल्लाद का था। लेकिन जुल्म की इंतहा और इंसानियत की तजलील यहाँ खत्म नहीं हुई। इस अफसर की दरिंदगी का असल चेहरा तब सामने आया जब उसने एक ऐसी घिनौनी हरकत की जो शायद किसी फिल्म के विलन को भी शर्मिंदा कर दे, और जिसे सुनकर किसी भी बाज़मीर इंसान का खून खौल उठे। डक्की भाई के बयान के मुताबिक सरफराज चौधरी ने दौरान तशद्दुद एक वीडियो कॉल मिलाई। फोन दूसरी तरफ एक छोटे से मासूम बच्चे ने उठाया, जिसकी उम्र मुश्किल से 7 साल बताई जा रही है। जरा दिल थाम कर सोचिए, एक तरफ एक आला सरकारी अफसर जिसके कंधों पर साइबर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, और दूसरी तरफ एक डरा सहमा हुआ यूट्यूबर। वो अफसर इस 7 साला बच्चे को वीडियो कॉल पर डक्की भाई को दिखाता है और पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। बच्चा अपनी मासूमियत में जवाब देता है कि जी, ये डक्की भाई हैं, और फिर वो जालिम अफसर इस बच्चे के सामने लाइव वीडियो कॉल पर डक्की भाई को मुगल्लज़ात बकता है, गंदी गालियां देता है और थप्पड़ मारना शुरू कर देता है। वो बच्चे से कहता है, देखो तुम जिसके प्रोग्राम देखते हो उसका आज क्या हाल हो रहा है। ये कौन सी तरबियत है जो वो अफसर उस बच्चे को दे रहा था? ये कौन सी बहादुरी है जो एक नहत्ते कैदी पर तशद्दुद करके दिखाई जा रही थी? ये जो मंजरनामा सामने आया है, ये सिर्फ जिस्मानी मारपीट नहीं है, इसे साइकोलॉजिकल टॉर्चर या नफ्सियाती तशद्दुद कहते हैं। इस अफसर ने अपनी ताकत की नुमाइश और अपनी अना की तस्कीन के लिए एक मासूम बच्चे के जहन का इस्तेमाल किया। उसने डक्की भाई को जलील करने के लिए इस बच्चे की मासूमियत को भी आलूदा कर दिया। ये किस किस्म की बीमार जहनियत है? ये कौन सा कानून है जो एक मुल्जिम को
जिस पर अभी अदालत में जुर्म साबित भी नहीं हुआ, उसे इस तरह जानवरों की तरह पीटने, उसकी माँ बहन को गालियां देने और उसे नफ्सियाती मरीज बनाने की इजाजत देता है। डक्की भाई ने बताया कि वो अफसर बार बार कह रहा था कि तुम मेरे वतन के बच्चों को खराब कर रहे हो। ये जुमला सुनने में एक बहुत हुब्बुल वतनी वाला लगता है। ऐसा लगता है कि वो अफसर कोई मसीहा है जो मुआशरे को बुराई से बचाना चाहता है और अखलाकियात का अलमबरदार है। लेकिन हकीकत क्या थी? क्या वाकई मकसद बच्चों को बचाना था? अगर मकसद इतना ही पाक और आला था तो फिर कहानी में अगला मोड़ जो आया, उसने इस नाम निहाद हुब्बुल वतनी के निकाब को नोच कर फेंक दिया और उसके पीछे छुपे मकरूह चेहरे को बेनिकाब कर दिया। डक्की भाई की गिरफ्तारी के कुछ ही अरसे बाद वो खबर सामने आई जिसने सबको हैरान कर दिया कि खुद सरफराज चौधरी और उनकी पूरी टीम को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, जिस हाथ ने डक्की भाई को थप्पड़ मारा था, आज उसी हाथ में हथकड़ी थी। जिस अफसर ने डक्की को इखलाकियात का भाषण दिया था, वो खुद इखलाकी गिरावट के निचले तरीन दर्जे पर पाया गया। इन अफसरान पर इल्जाम क्या था? रिश्वत और ब्लैकमेलिंग। तहकीकात में ये बात सामने आई कि डक्की भाई को सबक सिखाने और कौम के बच्चों को बचाने का दावा करने वाले ये ऑफिसर्स दरअसल एक बहुत बड़ा रैकेट चला रहे थे। खबरों और एफआईआर के मुताबिक इन अफसरान ने डक्की भाई और उनके वकला से मामले को रफा दफा करने के लिए करोड़ों रुपयों की डिमांड की थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए की रिश्वत का लेन देन हुआ। ये है वो असली चेहरा हमारे सिस्टम की काली भेड़ों का। एक तरफ कमरे में डक्की भाई को पीटकर ये दिखाया जा रहा था कि हम बहुत उसूलों वाले सख्त अफसर हैं, और दूसरी तरफ पीछे के दरवाजे से वकीलों को फोन करके कहा जा रहा था कि पैसे पहुंचाओ वरना लड़के को सड़ा देंगे। दोस्तों, ये लोग सिर्फ यूट्यूबर्स को ही नहीं बल्कि फेक कॉल सेंटर्स चलाने वालों को भी ब्लैकमेल करते थे। जो लोग इंटरनेट पर गैर मुल्कियों के साथ फ्रॉड करते थे, उनसे भी अफसर मंथली पैसे लेते थे और उन्हें काम करने की छूट देते थे। यानी जो इदारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए बना था, वही इदारा साइबर मुजरिमों का सबसे बड़ा सरपरस्त बन गया था। सरफराज चौधरी, जो कुछ दिन पहले तक डक्की भाई के सामने फिरौन बने बैठे थे और कह रहे थे मुंह उत्ते कर, आज खुद सलाखों के पीछे इसी लाचारी का सामना कर रहे हैं। इसे कहते हैं मुकाफाते अमल। जिस जेल की कॉल कोठरी में उन्होंने डक्की भाई को रुलाया, आज शायद वही दीवारें उनकी अपनी बेबसी की गवाह बन रही होंगी। नाजरीन, आज डक्की भाई अपने घर पर हैं। अगरचे उन पर केस अभी भी चल रहा है और अदालत जो फैसला देगी वो हतमी होगा, लेकिन वो 100 दिन और खास तौर पर वो तशद्दुद के लम्हात शायद वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और दूसरी तरफ वो अफसर जो कल तक शेर बना बैठा था, आज खुद कानून के शिकंजे में है। ये पूरी कहानी एक आईना है हमारे माशरे के लिए। ये हमें बताती है कि जुल्म की उम्र बहुत छोटी होती है। आप जितने भी ताकतवर क्यों ना हो जाएं, अगर आप अपनी ताकत का इस्तेमाल कमजोर को दबाने के लिए करेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद सबसे कमजोर बनकर रह जाएंगे। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होंगी, सिर्फ इसलिए नहीं कि इसमें एक सेलिब्रिटी शामिल है, बल्कि इसलिए कि ये एक मिसाल बने, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी अफसर, चाहे वो किसी भी ओहदे पर हो, किसी शहरी पर हाथ उठाने से पहले, किसी बच्चे के सामने गालियां बकने से पहले और रिश्वत मांगने से पहले 100 बार सोचे। और जो लोग दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, अक्सर वही उसमें सबसे पहले गिरते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी आवाज ही तब्दीली की पहली सीढ़ी है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें ताकि ये बात और भी लोगों तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कड़वी सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।